तो कैसी है हमारी प्यारी फैमिली। मिस्टर एक्स का आप सभी के चरणों में सादर प्रणाम। साथियों, आज के पॉडकास्ट में मैं आपके लिए एक और कुछ अलग और नए कॉन्सेप्ट के साथ स्टोरी लेकर के आया हूं। और ये चीज ऐसी है जिसके बारे में बहुत सारी वैज्ञानिक बातें भी होती हैं और हमारे हिंदू पौराणिक ग्रंथों में मैं भी इसको लेकर कई सारी बातें कही गई हैं। विज्ञान अब तक न तो इस चीज को स्वीकार कर पाया है और न ही उसको नकार पाया है। दरअसल ये ऐसी चीजें हैं जो जन्म और मरण से जुड़ी हुई हैं, हमारे अवचेतन मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। और जितना जटिल इस ब्रह्मांड को समझना है, उतना ही जटिल है हमारे इस दिमाग की संरचना को समझना। आपने पुनर्जन्म की कई सारी घटनाओं को वास्तविक होते हुए देखा होगा। कई बार टीवी पर भी हमें ऐसी खबरें मिल जाती है जिसमें मात्र 10 या 12 साल के लड़के को अपनी पुनर्जन्म की बातें याद रहती हैं, और यहाँ तक कि वो उस जगह पर जाकर अपने पिछले जन्म की चीजों की पहचान भी कर सकता है। अपने पिछले जन्म के परिजनों, माँ बाप, पति पत्नी, बच्चों आदि के नाम तक बता देता है। और यहीं पर साइंटिस्ट के लिए ये चीजें सुलझने के बजाय और जटिल होती जाती है। तो आज हमारे साथ राजस्थान के रहने वाले समीर नाम के शख्स ने अपनी खुद की कहानी हमारे साथ शेयर की है। मैं जानता हूं आपको शायद इस स्टोरी पर विश्वास ना हो, और मैं ये भी जानता हूं कि आपको मेरी बात सुनकर शायद हंसी आ रही होगी और आप सोच रहे होंगे कि यह क्या दकियानूसी बातें लेकर बैठ गया। और अक्सर इस तरह की बातें सुनकर हम यही कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लोग अपने आप से बातें बना रहे हैं। लेकिन क्या आप तब भी नहीं मानेंगे अगर यही घटना सच में किसी के साथ घटे? जब आपका मस्तिष्क आपको पिछले जन्म की स्मृतियां आपके सपनों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता रहे और आप अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्म के बीच में अपने आप को फंसा पाएं, तो आप कैसा महसूस करेंगे? जी हां साथियों, ऐसी ही घटना घट चुकी है। जब एक शख्स वर्तमान समय में वापस आकर अतीत में अपने साथ हुए एक अन्याय का बहुत ही भयानक और क्रूर प्रकार से बदला लेता है। तो स्टोरी को शुरू करें उससे पहले सभी साथी एक बार अपने बारे में कमेंट में जरूर बता दें। और जो भी साथी अभी इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली को आगे बढ़ाएं। चलिए अब आपको स्टोरी सुनाता हूं। नहीं, मुझे मत मारो। सालों अगर मैं बच गया तो अपनी मौत के लिए तैयार रहना। अवधेश सिंह। काटने ही हैं तो मेरे दोनों हाथ काट। तूने एक हाथ काटकर बहुत बड़ी गलती की है। अगर मेरा एक हाथ भी रह गया और मैं जिंदा रह गया तो तू और तेरा पूरा परिवार जिंदा नहीं बचेगा। एक एक को चुनकर मारूंगा। तभी उस दूसरे आदमी ने, जिसने अपने मुंह पर काला कपड़ा बांध रखा था, उसने तलवार के एक ही वार से जंजीरों से बंधे एक बहुत ही लंबे, ऊंचे और पहलवान से आदमी का हाथ काट दिया। उसके दोनों हाथ कटे हुए थे, पर उसके बाद भी उसकी दहाड़ शेर जैसी थी। नहीं, अरे बाप रे! फिर से वही सपना देखते हुए समीर अपने बेड पर उठकर बैठ गया। उसे बचपन से ही यह एक सपना बार बार दिखाई देता था। आज वह 20 वर्ष का हो गया था, लेकिन यही सपना न जाने उसे कितनी बार आ चुका था। मरने वाले के मुंह पर भी काला नकाब पहना हुआ था और मारने वाले के मुंह पर भी। लेकिन जिस व्यक्ति को मारा गया था वह काफी लंबे चौड़े व्यक्तित्व का स्वामी था। समीर उठकर अपने बेड पर तो बैठ गया, लेकिन उसके दिमाग में काफी देर तक यही बात घूमती रही कि रह रहकर उसे यह सपना आखिर क्यों आता है। कौन है यह अवधेश सिंह और मरने वाला आदमी कौन है जो उसके सपने में बार बार आकर उसे कुछ बताना चाह रहा है? तभी समीर की मां रमा देवी की आवाज आई, समीर नीचे आ जाओ, नाश्ता लग गया है। समीर उठा और बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। कुछ देर बाद जब वह नीचे आया तो उसके माता पिता और बड़े भाई भाभी आदि नाश्ता कर रहे थे। वह भी बैठ गया और मां के हाथ के बने गरम गरम आलू के परांठे खाने लगा। उस स्वाद में वह ऐसा खोया कि वह सपना भूल ही गया। उसके बाद वह कॉलेज चला गया। कॉलेज से आने के बाद वह अपने आंगन में बैठकर चाय पी रहा था। तभी उसकी मां ने उसे स्टोर रूम में से कुछ बर्तन निकालकर लाने के लिए कहा और वह स्टोर रूम में चला गया। स्टोर रूम में अक्सर अंधेरा ही रहता था, क्योंकि वहां घर का फालतू सामान रखा हुआ था जो कभी कभी इस्तेमाल होता था,
पर आज वहां से बहुत अजीब ही दुर्गंध फैली हुई थी। समीर ने लाइट ऑन की और मां के बताए गए बर्तन निकालने लगा और बदबू झोंका इतनी जोर से आया कि उससे वहां रुका नहीं जा रहा था। पता नहीं अब यह क्या है, मुझे लगता है कोई चूहा मर गया है। स्टोर रूम की सफाई करवानी पड़ेगी। उस समय वह बर्तन लेकर चला गया। उसे नहीं पता था कि दो लाल अंगारों जैसी आंखें हैं जो स्टोर रूम के अंधेरों में से उसे देख रही थीं। रात का समय था, सभी लोग बैठकर रात का खाना खा रहे थे। तभी समीर को वह सपना याद आया। उसने अपने पिता उमेश सिंह से पूछा, पापा, हमारे खानदान में अवधेश सिंह नाम का कोई व्यक्ति था क्या? पता नहीं, मुझे बार बार एक बहुत बलिष्ठ आदमी के सपने आते हैं जिसके दोनों हाथ तलवार से काट दिए गए, और पता नहीं हर बार वही सपना मुझे क्यों आता है। यही सपना देखते देखते मुझे 15 साल हो गए हैं, लेकिन जब भी वह सपना आता है मैं उतना ही डर जाता हूं। इस सपने से मेरे मन में धीरे धीरे दहशत बैठती जा रही है। आपको नहीं लगता कि किसी को दिखाना चाहिए जिससे कोई मेरी मदद कर सके? समीर द्वारा अचानक पूछे गए सवाल से उमेश सिंह घबरा गए। उन्होंने रमा देवी की तरफ देखा, लेकिन रमा देवी ने आंखों से उसे कुछ भी बताने से मना कर दिया। पता नहीं कौन सी भयंकर सच्चाई थी जो वह नहीं चाहते थे कि उनके बेटे की आंखों के सामने आए। शायद उसका बड़ा भाई विनय भी इस सच्चाई से रूबरू नहीं था, क्योंकि वह अपना खाना खाने में मस्त था। उसने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि उसका छोटा भाई क्या कह रहा है। रमा देवी कहने लगी, तुम ये फालतू की जो हॉरर फिल्में देखते रहते हो और रात दिन फोन पर यह कहानी सुनते रहते हो ना, इनको सुनना बंद करो। तुम्हारे दिमाग पर इन कहानियों का भूत चढ़ गया है और कुछ नहीं है। अब चुपचाप खाना खाओ। समीर ने उसके आगे कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। उसे लगा कि हो सकता है एक ही सपना देखने से दिमाग में डर और भ्रम बैठ जाता है, तो हो सकता है कि उसके दिमाग में भी इस सपने को अपना भय मान लिया हो और इसीलिए उसका दिमाग उसे बार बार वही सपना दिखा रहा है। पर उसने अपने मन में सोचा कि यदि परिवार वाले किसी भी तरह से कोई मदद नहीं कर रहे हैं तो उसे जाकर अवश्य किसी मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए। समीर ने तय कर लिया कि वह घर पर बात नहीं करेगा। उसने अपनी दोस्त काजल को फोन लगाया। हेलो काजल, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? काजल ने जवाब दिया, हाँ, मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है, बोलो क्या बात है? समीर ने कहा, क्या तुम किसी अच्छे मनोचिकित्सक को जानती हो? मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। तभी काजल ने खिलखिलाते हुए कहा, क्या हुआ तेरा दिमाग को? कहीं हिल तो नहीं गया है ना? ठीक तो है जो अपने मुंह से मनोचिकित्सक के पास जाने की बात कर रहा है। काजल की बात सुनकर समीर झुंझला उठ और उसे गुस्सा आ गया। वैसे भी काजल उसकी बचपन की दोस्त थी। दोनों एक ही स्कूल और कॉलेज में पढ़कर बड़े हुए थे। इस समय वह मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए उसने चिल्लाकर कहा, देख, अगर किसी अच्छे मनोचिकित्सक को जानती है तो चुपचाप कल मेरे साथ वहां चलियो, और अगर नहीं जानती है तो साफ मना कर दे। मैं अभी इस समय तेरे साथ मजाक करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं। समीर इस तरह से कभी भी काजल से बात नहीं करता था, इसलिए उसकी यह बात सुनकर काजल थोड़ा चौंक गई। उसे महसूस हुआ कि अवश्य कोई गंभीर बात है, वरना समीर कभी भी इस तरह से बात नहीं करता। काजल ने कहा, हाँ समीर, मैं जानती हूं एक अच्छे मनोचिकित्सक को। तुम तो जानते हो कि मेरे बड़े भैया एक बहुत अच्छे कॉलेज से मनोचिकित्सा की पढ़ाई कर रहे हैं। मैं उनसे बात करके किसी अच्छे मनोचिकित्सा का पता लगाती हूँ और तुम्हें कल सुबह फोन करती हूँ। यदि तुम्हें लग रहा है कि कोई गंभीर बात है तो हम कल मनोचिकित्सा के यहाँ पर अवश्य चलेंगे। तुम अपना ध्यान रखना। काजल की बात सुनकर समीर को थोड़ी राहत महसूस हुई और उसे यह भी लगा कि उसने चिल्लाकर काजल से जिस तरह बात की उसे नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए वह बोला, सॉरी काजल, मैंने तुमसे चिल्लाकर बात की, पर उम्मीद करता हूं तुम बुरा नहीं मानोगी। क्या करूं, इस समय मैं काफी तनाव में चल रहा हूं। घर वाले भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन कुछ तो अजीब है। हो सकता है मेरा मस्तिष्क है जो मुझसे खेल रहा हो, लेकिन जो भी बात है
मैं चाहूंगा कि मनोचिकित्सक इसमें हमारी मदद करे। ठीक है, अब तुम सो जाओ। तुम कल सुबह मुझे फोन करना और हम मनोचिकित्सक के पास अवश्य चलेंगे। इतना कहकर समीर ने फोन रख दिया और अपने कानों में ईयरपोड लगाकर गाने सुनने लगा। यह उसकी सदा की आदत है। इस तरह गाने सुनते सुनते उसे नींद आ जाती थी। उसने अपना मनपसंद गाना ऑन किया और सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर तक गाना चलने के बाद अचानक से गाना बंद हो गया और फिर से वही रहस्यमयी आवाज उसके कान में गूंज उठी। देखो, यदि काटना है तो मेरा एक नहीं दोनों हाथ काटो। अगर मेरा एक भी हाथ बच गया तो तेरे पूरे खानदान का सर्वनाश हो जाएगा। समीर, समीर, क्या तुम मेरा बदला लेने में मेरी मदद करोगे? यह आवाज ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे के पास से आ रही हो। उस आवाज में बहुत गूंज थी। समीर ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसे छत पर काला धुआं पंखे के आसपास घूमता हुआ नजर आया और दहशत से उसकी चीखें निकल गई। सभी घर वाले भागकर उसके कमरे में आ गए और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। तभी समीर बोला, माँ पापा, मेरे कानों में अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं और मैंने छत पर पंखे के आसपास एक काले रंग के धुएं को भी देखा, जबकि कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग देख लीजिए, आप लोग मेरी बात का यकीन कीजिए। कुछ ना कुछ रहस्य तो अवश्य है। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी विनय बोला, अरे मेरे छोटे भाई, तुझे कहा ना कि तू ये हॉरर फिल्में देखना बंद कर दे और भगवान की भक्ति में ध्यान दे। अगर कुछ होगा भी वहीं नष्ट हो जाएगा। तू भी कैसी कैसी बातें करता है। चल अब शांति से सो जाओ। मैं तेरे कमरे में हनुमान चालीसा लगा देता हूं। उसके बाद उन्होंने मध्यम स्वर में हनुमान चालीसा लगा दी। हनुमान चालीसा सुनते सुनते समीर की आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह 6 बजे जब उसकी आंख खुली तो वह अपने आप को काफी हल्का महसूस कर रहा था। सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात का था कि उसे वह सपना नहीं आया था। जब समीर सुबह सोकर उठा तो उसे अपने आप को काफी तरोताजा महसूस हो रहा था। उसके दिमाग में आया कि यदि हनुमान चालीसा ही इस तरह के सपनों से बचने का एकमात्र साधन है तो उसे मनोचिकित्सक के पास जाने की आखिर जरूरत ही क्या है। इस तरह से भी तो समय काटा जा सकता है। इसलिए उसने काजल को फोन किया। हेलो काजल, तू एक काम कर, आज जो अपॉइंटमेंट मनोचिकित्सक के साथ तुमने ले रखी थी उसको कैंसिल कर दे, क्योंकि फिलहाल मुझे अच्छा लग रहा है और काफी हल्का भी महसूस हो रहा है। मैं कल और परसों कॉलेज नहीं आऊंगा क्योंकि मैं कुछ दिन घर पर रहकर आराम करना चाहता हूं। मैं मानसिक रूप से अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहा हूं, तो तुम कॉलेज में मेरी तरफ से प्रार्थना पत्र भी दे देना। यह सब सुनकर काजल ने कहा, ठीक है, मैं तेरी तरफ से प्रार्थना पत्र तो कॉलेज में दे दूंगी, लेकिन तू अपना ख्याल रखना, क्योंकि मानसिक रूप से थकना बहुत गंभीर बात हो सकती है। मैं नहीं चाहती हूं कि मैं अपने सबसे प्यारे दोस्त को खो दूं। काजल की आवाज में काफी गंभीरता थी। यह सुनकर समीर ने कहा, मुझे अच्छा लगा काजल की तुम मेरी इतनी चिंता करती हो, वरना मेरे घर पर तो अधिकांश लोग मेरी इन बातों को सुनना ही नहीं चाहते, और यदि सुनते भी हैं तो मेरा ही मजाक बनाते रहते हैं। चलो छोड़ो काजल, हम 2-3 दिन बाद मिलते हैं और कोई अच्छी सी फिल्म देखने चलेंगे। अभी समीर काजल से बात कर ही रहा था कि उसे अपनी गर्दन पर किसी की गरम गरम सांसों का एहसास हुआ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भारी भरकम व्यक्तित्व का स्वामी उसके कमरे में मौजूद हो और चहलकदमी कर रहा हो। उस कमरे में कोई भी नहीं था, लेकिन कमरे में से जूतियां की चरमराहट की आवाज आ रही थी, जैसे कि जूतियों पर बहुत अधिक वजन पड़ रहा हो। समीर ने आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखना शुरू कर दिया, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखा। वह घबरा गया और घबराकर हाल में आ गया। हाल में सभी लोग बैठे हुए थे। उन सभी लोगों को देखकर समीर ने राहत की सांस ली। उसका मन बहुत घबरा रहा था। उसने फिर से अपने फोन में हनुमान चालीसा लगाई और अपने कानों पर ईयरपोड लगाकर उन्हें सुनने लगा। सुनते सुनते उसे वहीं सोफे पर नींद आ गई और वह सो गया। पता नहीं मानसिक रूप से वह इतना क्यों थका हुआ लग रहा था। शायद लगातार सोने की वजह से या फिर किसी नकारात्मक शक्ति द्वारा उसके मस्तिष्क को अपने काबू में करने की कोशिश के कारण। अब इसका जवाब तो समय ही दे सकता था।
समीर को इस तरह सोए देखकर उसकी मां रमा देवी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। इतने में समीर के पिता उमेश सिंह भी कमरे में आकर बैठ गए। तभी रमा देवी बोली, आपको नहीं लगता कि समीर आजकल बहुत ज्यादा थका थका रहने लगा है? अब तो उसने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया है। जब भी मैं पूछती हूँ तो उसका यही जवाब होता है कि उसे बहुत थकावट महसूस हो रही है। मेरी विनती है, इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। रमा देवी की इस बात पर उमेश सिंह ने गंभीरता से कहा, तुम तो कभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगी, पर यकीन मानो रमा, मैंने अपने पिताजी से यह सब सुन रखा है जो तुम्हारा बेटा रोज रात को सपने में देखता है। हमारे परदादा यानी कि सुजान सिंह को हमारे दादा के भाई के बेटे ने बहुत बेरहमी से मारा था और धोखे से उनके दोनों हाथ भी काट दिए थे। ये बात शायद मैंने तुम्हें बताई भी थी। ये बातें मैंने अपने पिताजी से और मेरे पिताजी ने अपने दादाजी से सुनी हैं, जिन्होंने अपना शेर दिल पुत्र खानदानी दुश्मनी में गंवाया था। इसलिए रमा, मुझे लगता है कि डॉक्टर के साथ साथ हमें अपने कुलदेवी के मंदिर में भी जाना चाहिए और दादाजी की आत्मा के लिए शांति भी करनी चाहिए। यह सुनकर राम देवी ने कहा, तो मेरे बेटे को परेशान आपके दादाजी की आत्मा कर रही है। आपके कहने का तो यही मतलब है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करती और आप भी इन सब बातों पर ज्यादा जोर मत दीजिए। हो सकता है बचपन में इसके कान में हमारे द्वारा की गई बातें पड़ गई हैं और इसका दिमाग उन्हीं सपनों को बार बार उसे एक फिल्म की तरह दिखा रहा हो। इसे एक मनोचिकित्सक की जरूरत है, न कि पंडित और हवन की। यह सुनकर उमेश सिंह ने कहा, देखो रमा, समीर मेरा भी बेटा है और मैं उसका बुरा नहीं चाहता। तुम जोन से डॉक्टर पर जाना चाहो जा सकती हो, लेकिन मुझे कुलदेवी के मंदिर जाने से मत रोकना। उमेश सिंह ने गंभीरता से कहा और उनका चेहरा देखकर रमा देवी की कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। उन दोनों ने ही यह ध्यान नहीं दिया कि समीर बहुत देर पहले ही उठ गया था। वह तो बस अपनी आंखों पर हाथ रखकर सो रहा था, लेकिन उन दोनों के बात करने की आवाज से उसकी नील खुल गई थी और उसने वह सब सुन लिया जो उसके पिता द्वारा कहा गया। ओह, तो यह बात है, यानी कि मेरे द्वारा देखे गए सपने व्यर्थ नहीं है। इनका कोई मूल्य है, यानी हमारे ही दादाजी की आत्मा अतृप्त घूम रही है। उन्हें अभी तक शांति नहीं मिली है। और आखिर यह अवधेश सिन्हा कौन है जिन्होंने हमारे दादाजी का इतनी बेरहमी से कत्ल किया और उसे कुछ भी नहीं कहा गया, और उसका खानदान आज भी खुश है, उन्नत है? ऐसा कैसे हो सकता है? समीर ने लेटे लेटे अपने मन में सोचा और उसके मन में बदले की भावना प्रबल होती गई। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं और दांत भी आपस में भिंच गए। उसे लग रहा था कि यह उसके दादाजी के साथ बहुत गलत हो रहा है। एकदम से सोया हुआ समीर उठा और उसने टेबल पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि कांच के टेबल की धज्जियां उड़ गईं। कांच का टूटना तो ठीक था, लेकिन टेबल की लकड़ी भी काफी जगह से टूट गई। यह सब देखकर उमेश सिंह और रमा देवी का मुंह खुला का खुला ही रह गया। पतला दुबला समीर, उसमें आखिर इतनी ताकत कहां से आ गई थी? समीर की यह दशा देखकर रमा देवी की चीख निकल गई। अपनी मां की आवाज सुनकर समीर को जैसे होश आया। उसने अपने आसपास देखा और अपने हाथ से बहते हुए खून को देखा। वह घबराकर राम देवी के गले लग गया और कहने लगा कि मां, यह सब क्या है? क्या यह मैंने किया? पर इतनी भारी टेबल मैंने कैसे तोड़ दी मां? समीर घबराहट में लगातार अपनी मां रमा देवी से सवाल पूछते जा रहा था, पर रमा देवी के पास उसके इस सवालों का कोई जवाब नहीं था। वह उमेश सिंह के चेहरे की तरफ देखने लगी, जिनके चेहरे पर इस समय बहुत ही गंभीर भाव थे। शायद वह जानते थे कि उनके घर में क्या हो रहा है, पर अफसोस रमा देवी ने यह बात मानने में बहुत देर कर दी थी। समीर के हाथ से खून निकलता देखकर उमेश सिंह ने समीर से कहा, बेटा चलो, सबसे पहले डॉक्टर के पास चलो, तुम्हारी पट्टी करवानी पड़ेगी और शायद इंजेक्शन भी देना पड़े। उन्होंने कड़ी आवाज में रमा देवी से कहा, किसी को बुलवाकर यहाँ की साफ सफाई करवा दो और ध्यान से करवाना। कांच का एक भी टुकड़ा किसी के हाथ में लगना नहीं चाहिए। इतना कहकर उन्होंने समीर को अपने साथ लिया और डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर सिंह शहर के जाने माने मनोचिकित्सक हैं। उनके तक पहुंचते पहुंचते समीर की हालत काफी खतरनाक हो गई थी।
उमेश सिंह अकेले समीर को क्लिनिक तक नहीं ले जा पाए। उन्हें रास्ते में ही अपने बड़े बेटे विनय और उसके दोस्तों को बुलाना पड़ा। सभी लोग मिलकर एक पतले दुबले लड़के को ले जाकर डॉक्टर सिंह के केंद्र पर ले आए। वहां भी समीर की हालत काफी गंभीर होती जा रही थी। वह किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। उसके सिर पर भूत सवार हो चुका था। वह बस एक ही बात बार बार बोल रहा था, मुझे बदला लेना है, मुझे बदला चाहिए। समीर की गले से निकलने वाली इतनी भारी भरकम आवाज से वहां के कर्मचारी भी डर रहे थे और दूसरे कमरे के मरीज भी उसकी आवाज में सुनकर उसके कमरे के आसपास इकट्ठा हो गए थे। लोगों की भीड़ इकट्ठा होते देख मिस्टर सिंह, जो लगभग 60 वर्ष की उम्र के आसपास थे और काफी तजुर्बेकार डॉक्टर थे, उन्होंने समीर को एक इंजेक्शन दिया, जिससे समीर कुछ ही देर में निढाल होकर अपने बेड पर पसर गया और उसे अपने आसपास की बिल्कुल सुध नहीं रही। इसके बाद समीर के कमरे के जो वार्ड बॉयज थे, उन्होंने समीर के हाथों और पैरों पर हथकड़ियां लगाकर उसे बेड से बांध दिया। कोई भी नहीं चाहता था कि समीर किसी दूसरे पेशेंट को नुकसान पहुंचा दे। कुछ ही देर में रमा देवी भी अस्पताल पहुंच गई और उनके साथ काजल भी थी। रमा देवी समीर की हालत देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगी। बहुत देर से चुप खड़े उमेश सिंह से यह बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने चिल्लाकर कहा, अब तुम्हें यकीन है मेरी बातों पर? मैं क्या कहना चाहता था? केवल मानसिक रूप से बीमार नहीं था, हमारा बेटा कुछ और भी था जो उसे परेशान कर रहा था। लेकिन तुम मेरी बातों को बिल्कुल बेकार समझती हो और मेरी बातों का ध्यान देना भी तुमने उचित नहीं समझा। अब भुगतो इसका फल। समीर के पिताजी की बात सुनकर काजल ने उनसे कहा, हाँ अंकल, मेरे पास समीर का फोन आया था लगभग 2 दिन पहले और वह कह रहा था कि वह मानसिक रूप से बहुत अस्वस्थ और थका हुआ महसूस कर रहा है। कोई सपना है जो उसे बार बार आता है और एक आध दिन से नहीं, लगभग 15 सालों से उसे वही सपना बार बार आता है और वह मुझे किसी मनोचिकित्सक के पास चलने के लिए भी कह रहा था। साथ ही उसने कहा कि मेरे परिवार वाले मेरी बातों का ध्यान नहीं देते हैं और मेरी बातों पर गौर करना भी है, जरूरी नहीं समझते हैं। अंकल, मैंने भी उसकी बात को उस समय मजाक में ले लिया था। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैंने भी इसी तरह किया और आप लोगों ने भी वही किया। हम में से किसी ने भी समीर को समझा ही नहीं। अब देखिए उसकी क्या हालत हो गई है। इतना कहकर काजल भी जोर जोर से रोने लगी। किसी से भी समीर की यह हालत देखी ही नहीं जा रही थी। सभी लोग रो रहे थे। विनय भी और उसके दोस्त भी, सभी अपने भाई की हालत को देखकर बिल्कुल चुप थे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सब बस डॉक्टर सिंह का इंतजार कर रहे थे कि आखिर वह क्या कहेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर सिंह ने समीर के दिमाग के कुछ एक्सरे लिए। उसके बाद उसकी छाती का भी एक्सरे किया गया और बहुत हैरानी की बात थी कि समीर के मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ थी। उसका मस्तिष्क अन्य इंसानी दिमाग की अपेक्षा कुछ बड़ा था। कुछ ही देर में डॉक्टर सिंह भी आ गए और उन्होंने आते ही समीर के पिताजी से कहा, देखिए मिस्टर उमेश, समीर के दिमागी एक्सरे से हमें पता चला है कि वह अन्य इंसानी दिमागों से कुछ बड़ा है। लेकिन यह बिल्कुल सामान्य बात है, इसमें कोई असामान्य बात नहीं है। मस्तिष्क के बड़े होने से इंसान के बर्ताव पर, उसके व्यवहार पर कोई असर नहीं पड़ता। या तो वह सामान्य से अधिक विकसित होता है, जिसे आप एक्सीलेंट भी कह सकते हैं, और या फिर वह मंदबुद्धि भी हो सकता है, यानी कि उसमें बिल्कुल ही सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती। पर समीर के केस में ऐसा कुछ नहीं है। उसने यह असामान्य व्यवहार शायद अभी अभी किया है। यह सुनकर समीर के पिताजी बोले, जी डॉक्टर साहब, उसका यह व्यवहार पिछले कुछ ही दिनों में एकदम उग्र हो गया। लेकिन एक बात मैं आपसे अवश्य कहना चाहूंगा, समीर पिछले 15 सालों से एक ही सपना लगातार देख रहा था। उसे सपने में लगता था कि कोई उसके हाथ काट रहा है और यही सपना देखते देखते बड़ा हुआ है। हम नहीं कह सकते कि यह सपना उसे बार बार क्यों आता था, लेकिन इस सपने का उसके मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव हुआ है। उमेश सिंह ने रोते हुए गले से कहा, कोई भी पिता अपनी औलाद को इस हालत में नहीं देख सकता था और यही उनके साथ भी हो रहा था। डॉक्टर ने कहा, देखिए उमेश जी,
मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। कभी कभी हमारा मस्तिष्क किसी विषय को लेकर बहुत संवेदनशील हो सकता है। उसने बचपन में कोई फिल्म या नाटक वगैरह देखा हो जिसका उसका दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ हो और वही सीन से बार बार याद आता हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी हमारा मस्तिष्क जिन दृश्यों को और जिन वाक्यों को स्वीकार नहीं कर पाता है, वही हमें सोने के बाद बार बार हमारा मस्तिष्क हमारे दृष्टिपटल पर दिखता है। इसके अलावा समीर के साथ कुछ अन्य बात हो तो आप मुझे बताएं। उनकी यह बात सुनकर उमेश सिंह की बजाय रमा देवी बोली, नहीं डॉक्टर साहब, और कोई बात नहीं है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप मेरे बेटे का अच्छे से अच्छा इलाज करें और उसे सही करें। आप इस शहर के सबसे बड़े मनोचिकित्सक हैं। मैं तो आपसे केवल यही कहना चाहूंगी कि आप हमें नाउम्मीद ना करें। रमा देवी ने फौरन उमेश सिंह की बात को दरकिनार रखते हुए ये सब कहा। वह नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह की खानदानी दुश्मनी का असर उसके बच्चों पर पड़े, जबकि सत्य को किसी पहचान की आवश्यकता नहीं होती। आप उसे 100 तालों में भी छुपा कर रखें, लेकिन वह अपना परिचय दे ही देता है। पता नहीं अब समीर के साथ क्या होने वाला था। डॉक्टर सिंह ने बेहोशी की हालत में ही समीर को कुछ ताकत और विटामिन के टीके चढ़ाने शुरू कर दिए। वह नहीं चाहते थे कि उसके दिमाग को किसी भी तरह का कोई प्रेशर झेलना पड़े। मानसिक रूप से थका होना और अस्वस्थ होना, इसके लिए जरूरी है कि आपके मस्तिष्क को भरपूर आराम मिले। और यही डॉक्टर सिंह भी चाहते थे कि जब समीर का मस्तिष्क बिल्कुल शांत हो जाए, उसके बाद वह उससे पूछे कि आखिर उसे परेशानी क्या है। इसीलिए उन्होंने सबसे घर जाने के लिए कह दिया। समीर के पिताजी उसे इस हालत में छोड़कर घर वापस नहीं जाना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर सिंह ने कहा कि आप व्यर्थ में परेशान ना हो तथा घर जाकर आराम करें। वैसे भी समीर अभी बेहोश है, आप चाहे तो सुबह आकर उससे मिल सकते हैं। डॉक्टर सिंह द्वारा बार बार कहे जाने पर आखिरकार उमेश सिंह अपने घर वापस आ गए। समीर का बड़ा भाई विनय समीर के पास वहीं अस्पताल में ठहर गया। रात के लगभग 1 बज रहे थे। डॉक्टर सिंह सभी मरीजों को एक बार देखकर उसके बाद अपने घर जाने वाले थे। इसीलिए सभी मरीजों के कमरों में वह बारी बारी से झांक कर देखते और एक रजिस्टर में उनके व्यवहार को लिखकर नोट कर लेते। राउंड के दौरान जब वह समीर के कमरे में आए तो जो उन्होंने देखा उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। समीर, जिसको कि बेहोशी का इंजेक्शन देकर डॉक्टर सिंह समझ रहे थे, वह इस समय अपने हाथों पैरों की हथकड़ियां को इस तरह पकड़कर तोड़ रहा था जैसे कि वह पतला सा धागा हो। डॉक्टर सिंह समझ रहे थे कि इस समय समीर उन्हें देख नहीं पा रहा है, केवल वह ही समीर को देख रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। समीर ने हथकड़ियां तोड़ने के बाद खिड़की के उस छेद की तरफ देखा जिसमें से डॉक्टर सिंह समीर को देख रहे थे। एक भद्दी सी गाली उसने डॉक्टर सिंह को दी और एक व्यंग भरी मुस्कुराहट के साथ में बेड से खड़ा हुआ। फिर उसने खिड़की के पल्ले बहुत ही आराम से उखाड़कर साइड में रखे और इतनी ऊंची इमारत से नीचे उतरने लगा। डॉक्टर सिंह चाहते तो शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह समीर के व्यवहार को बहुत अच्छी तरह जानना चाहते थे, इसलिए वह दौड़कर अपने कक्ष में आए और अपनी खिड़की से नीचे झांकने लगे। समीर बहुत आसानी से पाइप का सहारा लेकर उतर रहा था। नीचे उतरकर उसने एक बार फिर डॉक्टर सिंह की तरफ देखा और सामने वाली सड़क पर अंधेरे में गुम हो गया। डॉक्टर सिंह ने अपने केबिन का दरवाजा बंद किया और अपनी कुर्सी पर बैठकर बहुत गंभीर अवस्था में कुछ सोचने लगे। उन्होंने न ही समीर के घर पर फोन किया और न ही अस्पताल में किसी से यह बात बताई। कुर्सी पर बैठे बैठे ही शायद उन्हें नींद आ गई। अगले दिन सुबह जब उनकी आंख खुली तो सुबह के 4 बज रहे थे। आंख खुलते ही उन्हें याद आया कि अभी अभी यहाँ क्या हुआ था। वह दौड़कर समीर के कमरे में गए और उन्होंने देखा तो समीर अपने कमरे में बहुत आराम से लेटा हुआ था। इस समय भी वह जाग रहा था। उसने फिर से उस छेद की तरफ देखा जहां से डॉक्टर सिंह उसे देख रहे थे और उन्हें एक मुस्कान देकर अपना सिर झटक दिया। पता नहीं उसे कैसे पता चल रहा था कि डॉक्टर सिंह उसे वहां से देख रहे हैं। आज तक किसी भी पेशेंट को यह नहीं पता था कि उनके कमरे में ऐसा कोई छेद भी है,
जिसमें से बाहरी व्यक्ति उन्हें देख सकता है। लेकिन समीर को यहां आते ही यह सब पता चल गया था और उसे कमरे के बाहर भी किसी की उपस्थिति का एहसास बहुत जल्दी हो जाता था। डॉक्टर सिंह समझ रहे थे कि यह सब बातें साधारण नहीं हैं। डॉक्टर सिंह चुपचाप अपने केबिन में आ गए और अपने घर की तरफ चले आए। वह कुछ देर अपने घर आराम करना चाहते थे। घर पहुंचते ही थकान की वजह से उनकी आंख लग गई और लगभग 10 बजे नाश्ते की टेबल पर न्यूज़ देखते समय उन्हें पता चला कि शहर के जाने माने उद्योगपति अवधेश सिंह की किसी ने बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी। बहुत ही टाइट सिक्योरिटी को पार करते हुए कोई व्यक्ति उनके कमरे में गया। उनके दोनों हाथ काटकर उनकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक ये हादसा तकरीबन रात के 2 से 4 बजे के बीच में हुआ था। किसी ने बहुत ही चालाकी से सभी सीसीटीवी फुटेज का मेन सिस्टम सिक्योरिटी रूम में जाकर बंद कर दिया और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। जिस किसी ने भी यह किया है वो वहां के सिस्टम से शायद वाकिफ था, इसलिए पुलिस का सारा शक घर वालों पर घूम रहा था। फिर डॉक्टर सिंह ने अपने विचारों को आराम देते हुए अस्पताल जाना उचित समझ और बीच में ही नाश्ता छोड़कर अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में सैकड़ों सवाल उनके दिमाग में उमड़ घुमड़ कर रहे थे। जब वह अस्पताल पहुंचे तो समीर का परिवार भी वहां पहुंच चुका था। डॉक्टर सिंह ने समीर के पिता से कहा, मिस्टर उमेश, आप कुछ देर के लिए मेरे केबिन में आए, और अपने केबिन में चले गए। पूरा परिवार चिंतित हो गया। आखिर कैसे, ऐसी कौन सी बात है जो डॉक्टर सिंह उमेश जी से अकेले में करना चाहते हैं? रमा देवी ने अपने पति से कहा, कुछ उल्टा सीधा मत बोलना डॉक्टर को। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे को यहां पागल बना दिया जाए। उमेश सिंह ने रमा देवी से कहा, सच्चाई को कहां तक छुपाओगी? वह मेरा भी बच्चा है और मुझे भी इसकी चिंता है। उसकी चिंता करने का अधिकार केवल तुम्हारा नहीं है। और डॉक्टर सिंह के केबिन की तरफ चले गए। डॉक्टर सिंह ने उमेश सिंह से पूछा, आप जानते हैं कि आज सुबह शहर में क्या हुआ? उमेश जी शायद उनकी बात समझ नहीं पाए और शायद शहर में हुए इस घटना से वह वाकिफ नहीं थे, इसीलिए वह बोले कि उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है। उन्होंने कहा, जी मैं आपका मतलब नहीं समझा। डॉक्टर सिंह ने फिर से कहा, आप अवधेश सिंह जी को जानते थे क्योंकि आप भी उद्योगपति हैं और वह भी उद्योगपति थे, तो मुझे लगा कि शायद आप लोग एक दूसरे को जानते होंगे। अवधेश सिंह का नाम सुनकर उमेश सिंह के दिमाग में सैकड़ों बिजलियां एकदम कौंध गई। भले ही वह दोनों परिवार आपस में रिश्तेदार थे, लेकिन उनके पूर्वजों ने ही यह रिश्तेदारी खत्म कर दी थी और उनका अब आपस में कोई लेना देना नहीं था। वह उनके बड़े भाई थे, लेकिन किसी को भी इस बात का पता नहीं था। केवल उमेश सिंह इस बात को जानते थे। यहां तक कि रमा देवी भी यह नहीं जानती थी कि वह अजनबी सा लगने वाला परिवार उनका अपना परिवार है। उमेश सिंह एकदम हड़बड़ा गए और बोले, क्या हुआ उन्हें? क्या हुआ? डॉक्टर सिंह ने उमेश सिंह के चेहरे पर आई घबराहट को साफ पहचान लिया था। वह उनकी घबराहट को समझते हुए बोले, आपको नहीं पता, कल रात को किसी ने उनके दोनों हाथ काटकर बहुत बुरी तरीके से हत्या कर दी। अवधेश सिंह की हत्या की बात सुनकर उमेश एकदम घबरा गए और उन्होंने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। उन्हें अपने आसपास का माहौल घूमता हुआ नजर आ रहा था। 100% यह उनके बेटे का ही काम था। वह जानते थे कि उनके बेटे के हाथों से ही यह काम हुआ होगा। अब उनका बेटा अपराधी भी बन गया था और यह सब शायद उनके दादाजी की आत्मा कर रही थी। लेकिन डॉक्टर लोग भूत प्रेत और पारलौकिक शक्तियों को नहीं मानते, तो वह डॉक्टर सिंह को आखिर कैसे समझाएं कि समीर के साथ हुआ क्या है? उमेश जी ने रूंधे हुए गले से कहा, नहीं, मुझे नहीं पता कि उनके साथ यह सब कब हुआ। डॉक्टर सिंह ने दोबारा पूछा, क्या आप उन्हें जानते थे? उमेश जी ने रोते हुए गले से कहा, नहीं जानता तो नहीं था, लेकिन व्यापार के सिलसिले में कई बार उनसे मिलना हुआ। काफी अच्छे व्यक्ति थे है और उनका परिवार भी काफी अच्छा है। जिस किसी ने भी उनके साथ ये किया, बहुत गलत किया। डॉक्टर ने कहा, एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा। कल रात को समीर अपने कमरे की खिड़की तोड़कर बहुत ही चालाकी से अस्पताल से बाहर गया और 4 के आसपास वापस भी आ गया।
कल वह काफी हिंसात्मक व्यवहार कर रहा था, लेकिन अब उसे देखकर लग रहा है कि वो काफी शांत है। डॉक्टर के मुंह से यह बात सुनकर उमेश जी एकदम कंफर्म हो चुके थे कि यह काम समीर ने ही किया है, या यूं कह सकते हैं कि समीर के अंदर आई हुई उसके दादाजी की आत्मा ने यह कृत्य किया था। पता नहीं बदले की आग में अब कितनी बलियां जाने वाली थीं, कितने लोगों की जान जाने वाली थी। डॉक्टर सिंह ने उमेश जी से पूछा, क्या कुछ ऐसा है जो आप मुझे बताना चाहते हैं? उनकी आवाज में काफी गहराई थी और वह उमेश जी की हर हरकत को बहुत ध्यान से नोट कर रहे थे। उमेश जी को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह काफी व्यथित हो गए थे ये खबर सुनकर, जैसे कोई उनका अपना ही खत्म हो गया हो। उमेश जी ने कहना शुरू किया, हाँ डॉक्टर, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। दरअसल मेरा और अवधेश सिंह का बहुत पुराना रिश्ता है। हम दोनों के परदादा आपस में भाई थे। अवधेश सिंह के परदादा का नाम भी अवधेश सिंह ही था। यह बात बहुत पुरानी है। आप समझ सकते हैं कि 3 पीढ़ियां का फर्क है इसमें। मेरे दादा उस समय जमींदार थे और अवधेश सिंह भी। उन दोनों की आपस में जमीन को लेकर बहस चलती रहती थी। एक दिन साथियों में ये पूरी बात आपको उसी टाइम पीरियड में जाकर सुनाता हूं, ताकि आप भूतकाल में घटी उस घटना से अच्छे से कनेक्ट कर पाए। मालिक रहम कीजिए, दया कीजिए। हमारे खेत को अवधेश सिंह जबरदस्ती अपने खेतों में मिला रहा है। कुछ लोग जो शायद ग्रामीण थे, वह लोग एक बहुत बड़ी हवेली में एक शानदार कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति के सामने झुककर बोल रहे थे। भक्ति एक बहुत बड़ी खुशी पर बैठा हुआ था। वह कुर्सी ऐसा लग रहा था जैसे खास करके बनवाई गई हो, क्योंकि उस पर बैठा व्यक्ति शायद 7 फुट के आसपास रहा होगा। इसका व्यक्तित्व बहुत रोबदार था। वह देखने में कोई पहलवान लग रहा था, लेकिन यह रायपुर के जमींदार सुजान सिंह थे, जो देखने में भले ही क्रूर लग रहे थे, लेकिन उनका मन बहुत कोमल था। वह अक्सर ग्रामीणों के लड़ाई झगड़े को अपने ऊपर ले लिया करते थे और अपने ही चचेरे भाई अवधेश सिंह से लड़ते रहते थे। अवधेश सिंह काफी क्रूर प्रवृत्ति का आदमी था। वह काफी लालची भी था। उसकी नजर हमेशा दूसरों की जमीन और संपत्ति पर रहती थी, जिसे हड़प हड़प कर ही वह काफी अमीर हो गया था। लेकिन अभी भी उसकी जमीन की भूख शांत नहीं हुई थी। सुजान सिंह ने अपनी भारी भरकम आवाज में उन ग्रामीणों से पूछा, तुम लोगों ने अवधेश सिंह से कुछ लिया था क्या? सभी गांव वासियों ने एक स्वर में सुजान सिंह के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हाँ मालिक, कुछ कर्ज तो लिया था और उसने हमसे अंगूठा भी लगवाया था। लेकिन जब अंगूठा लगवाया था तब वह कागज कोरा था, लेकिन अब उन पर पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। हम अपना कर्ज देने को भी तैयार है, लेकिन वह हमसे हमारी जमीन मांग रहा है और कह रहा है कि यदि हमने शांति से अपनी जमीनों को उसे नहीं दिया तो वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा। मलिक, हमें बचा लो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुजान सिंह ने सभी गांव वासियों को डांटते हुए कहा, मैंने तुमसे कई बार कहा है कि किसी भी समस्या के लिए तुम लोग मेरे पास आधी रात को भी आ सकते हो, तो आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो उस अवधेश सिंह के पास तुम लोग मदद मांगने चले गए? अब भी तो तुम्हें मदद के लिए मेरे पास आना पड़ा। वह अपने मन में सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। सुजान सिंह ने कहा, चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। मैं आज शाम को अवधेश सिंह के पास जाकर जरूर बात करूंगा कि वह तुम्हारी जमीन छोड़ दे। देखते हैं फिर क्या होता है। जी मालिक। सभी गांववासी अपना सर झुकाकर हवेली से बाहर चले आए। तभी सुजान सिंह की धर्मपत्नी निर्मला देवी उनके पास आई और कहने लगी, देखिए प्रताप के पिताजी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूं, आप इन लोगों की लड़ाइयां अपने ऊपर मत लिया कीजिए। अवधेश आजकल जमीन के लालच में बिल्कुल पागल हो गया है। उसे ऊंच नीच भला बुरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप कहां तक इन लोगों के लिए उससे दुश्मनी मोल लोगे? वैसे भी मेरा दिल आज बहुत घबरा रहा है, आप कहीं मत जाइए। सुजान सिंह ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम भूल रही हो कि तुम किससे बात कर रही हो। एक बार जो सुजान सिंह की शरण में आ जाता है, सुजान सिंह उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। यह हमारे बुजुर्गों की परंपरा है जिसे मैं निभाऊंगा।
और मैं आज अवधेश सिंह से बात करने अवश्य जाऊंगा। केवल बात ही नहीं, मैं गांव वालों की जमीन भी वापस दिलवाकर ही रहूंगा। निर्मला देवी ने कहा, आपके ऊपर हमारा भी कुछ हक है। आपकी पत्नी और बच्चों का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है क्या? केवल आप इन गांव वालों के लिए ही जीते हैं। निर्मला देवी कहते हुए रो पड़ी। सुजान सिंह बोले, तुम्हें अपने पति के बाहुबल पर विश्वास नहीं है क्या? कहते हुए सुजान सिंह निर्मला देवी को चुप करवाने लगे। उसके बाद उन्होंने अपने आदमियों से बंदूकें लेने के लिए कहा और अपनी बग्घी पर सवार होकर वह अवधेश सिंह से मिलने उसकी हवेली पर चले गए। निर्मला देवी के लाख रोकने पर भी वह ना रुके। अवधेश सिंह की हवेली पर पहले ही यह खबर जा चुकी थी कि सुजान सिंह मुझसे मिलने आ रहा है। अवधेश सिंह सुजान सिंह से डरता भी था, क्योंकि सुजान सिंह के बाहुबल की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी और वह जानता था कि वह अकेला ही 100 आदमियों पर भारी पड़ सकता है। इसलिए उसने अपने आदमियों को बंदूकों को तैयार रखने के लिए कहा। जैसे ही सुजान सिंह और उसके आदमी अवधेश सिंह की हवेली पर पहुंचे, अवधेश सिंह ने अपनी विष भरी मुस्कान से उनका स्वागत किया। अवधेश सिंह ने सुजान सिंह के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, अरे बड़े भैया, आप मुझे याद कर लेते, मैं आपकी हवेली पर पहुंच जाता। आपने इतना कष्ट क्यों किया? सुजान सिंह को यह काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि अवधेश सिंह काफी मूर्ख और लालची किस्म का व्यक्ति था। उसे किसी का आदर सत्कार करना नहीं आता था। फिर आज यह आदर्श सत्कार का दिखावा किस लिए कर रहा था? सुजान सिंह ने कहा, नहीं, मैं कुछ दरखास्त लेकर तुम्हारे पास आया हूं। कुछ गांव वासी हैं जो मेरी सुरक्षा के अंतर्गत आने वाले गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने तुमसे शायद कुछ कर्ज लिया था और तुम उनकी जमीन हड़पना चाहते हो। मैं उनकी तरफ से उनका कर्ज तुम्हें देने आया हूं और आशा करता हूं कि तुम उनकी जमीन उन्हें लौटा दोगे। अवधेश, मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते यह बात कह रहा हूं। मान जाओ, क्योंकि वह जमीन ही उन लोगों के गुजर बसर का एकमात्र साधन है। इंसान को अपनी जमीन से ही लगाव होना चाहिए, दूसरे की जमीन से नहीं। अवधेश सिंह, तुम भी हमारे ही खानदान का खून हो, जो खानदान हमेशा दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहा है। वही खानदान कब से दूसरों की जमीन हड़पने लगा? अवधेश सिंह ने कहा, यह सब बातें तो होती रहेगी भैया, पहले आप लोग बैठिए और जलपान ग्रहण कीजिए। अवधेश सिंह ने ताली बजाई और सभी के लिए उसके आदमी शरबत लेकर आ गए। उसने सबको शरबत दिया। सुजान सिंह ने कहा, हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करते हैं अवधेश, और आशा करते हैं कि तुम भी हमारी बात का मान रखोगे। कहते हुए सुजान सिंह ने शरबत पी लिया। इसके बाद अवधेश सिंह सुजान सिंह से चिकनी चुपड़ी बातें करने लगा। लगभग आधे घंटे में सुजान सिंह के साथ आए हुए सभी आदमी बेहोश हो गए और अवधेश सिंह के आदमी उन सभी आदमियों को मुंह पर हाथ रखकर ले गए। सुजान सिंह को भी हल्का हल्का खुमार हो रहा था, लेकिन इतने बड़े और हृष्ट पुष्ट शरीर के व्यक्ति पर एक गिलास शरबत भला क्या ही असर करता। इसलिए उन्हें बेहोशी नहीं हुई, लेकिन हल्का हल्का सुरूर चल रहा था। फिर उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके सिर पर बहुत तेज डंडे से वार किया हो और वह अपनी सुध बुद्ध खो बैठे। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि उनके सभी आदमियों को मार दिया गया था और सुजान सिंह को लोहे की बेड़ियों से बांध कर रखा हुआ था। वह कोई पुरानी सी खंडहर सी हवेली लग रही थी, जो शायद उनके पुरखों की ही थी, पर वहां कोई आता जाता नहीं था। अवधेश सिंह के आदमियों ने सुजान सिंह को बहुत ही मजबूत लोहे की बेड़ियां पहना रखी थी। सुजान सिंह ने लाख कोशिश की, लेकिन उन्हें उखाड़ नहीं पाए। कुछ ही देर में अवधेश सिंह अपने हाथ में चमचमाती तलवार लेकर सुजान सिंह के पास आया और बोला, बड़े भैया, कैसा लगा मेरा तोहफा? आपको तो छल कपट भी नहीं आता है। आपको क्या लगा था कि आप सीधे साधे व्यक्ति की तरह मेरे पास आओगे और मैं सभी जमीन छोड़ दूंगा? आप शायद यह सोचते हो कि कोई भी जमींदारी में आपसे आगे ना निकल पाए, लेकिन यह नहीं हो सकता। आज के बाद यदि किसी का नाम गूंजेगा तो वह अवधेश सिंह का होगा, सुजान सिंह का नहीं। सुजान सिंह को धरती खा गई या आसमान निगल गया, इसका तो पता भी नहीं चलेगा। यह तलवार देख रहे हैं आप, आपके लिए ही खासकर बनवाई है मैंने।
इतना कहते हुए अवधेश सिंह ने तलवार के एक ही वार में सुजान सिंह का एक हाथ काट दिया। सुजान सिंह की चीख से खंडहर नुमा हवेली कांपती हुई नजर आ रही थी। सुजान सिंह ने अपनी रक्त रंजित आंखों से अवधेश सिंह को देखते हुए कहा, अवधेश सिंह, अगर काटने हैं तो मेरे दोनों हाथ काट, क्योंकि अगर मेरा एक भी हाथ बच गया और मैं जिंदा रह गया तो तेरा और तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश कर दूंगा। यह सुजान सिंह का तुझसे वादा है। अवधेश सिंह ने सुजान सिंह को इतनी लाचार अवस्था में भी गिड़गिड़ाते हुए न देखकर गुस्से में उनका दूसरा हाथ भी काट दिया। उसके बाद उसने सुजान सिंह के चेहरे पर नकाब पहनाया और उनका गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। अवधेश सिंह ने अपने आदमियों से कहा, चलो अब यहां से इन सब की लाश को सुबह आकर ठिकाने लगा देना। और सभी व्यक्ति वहां से चले गए। पर एक गलती अवधेश सिंह ने कर दी थी। सुजान सिंह की सांस अब भी चल रही थी, उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। कुछ ही देर में एक आदमी जो नकाबपोश था वह आया और बड़ी मुश्किल से सुजान सिंह को बग्घी में बिठाकर ले गया। वह व्यक्ति और कोई नहीं सुजान सिंह के छोटे भाई राम सिंह थे, जिसे निर्मला ने सुजान सिंह के पीछे जाने के लिए कहा था। लेकिन उन्हें यहां तक पहुंचने में बहुत देर हो गई। लेकिन अपने बड़े भाई को जिंदा देखकर उन्होंने राहत की सांस ली। रास्ते में सुजान सिंह ने राम सिंह को सारी बात बता दी कि उनके साथ यह घटना कैसे और कहां हुई, और इन सब का जिम्मेदार अवधेश सिंह था। लेकिन अफसोस, हवेली तक पहुंचने पहुंचते सुजान सिंह के प्राण खत्म हो चुके थे। यदि निर्मला के कहने पर वह आज रुक जाते तो शायद यह अनहोनी टल जाती। लेकिन होनी तो अटल होती है, उसे कोई भी नहीं टाल सकता। अब राम सिंह अपनी तलवार उठाकर अवधेश सिंह से लड़ने के लिए जाने ही वाले थे कि तभी निर्मला देवी ने उनका हाथ पकड़ लिया। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूं देवर जी, आपके भैया ने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन आप तो मान लीजिए। चलिए, अब हम यहां नहीं रहेंगे, यहां से चलिए। आपको मैंने हमेशा एक भाई की दृष्टि से देखा है। आप मुझे भाभी मानते हैं तो मेरा आप पर मां समान अधिकार है। इसलिए मैं आपको आज्ञा देती हूं कि यहां से चलिए। मैं आपसे कोई दुश्मनी खत्म करने के लिए नहीं कहूंगी। हमें इस दुश्मनी के चक्कर में नहीं पड़ना है और अपनी आने वाली पीढ़ियों को इस आग से बचाना है, ना कि इसमें झोंकना है। निर्मला देवी की करुण पुकार सुनकर राम सिंह के बढ़ते कदम रुक गए और उसके बाद वह अपना सब कुछ बेचकर शहर की तरफ चले आए। फिर उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और दुश्मनी की आग अपने सीने में दबा दी। उमेश सिंह ने डॉक्टर सिंह को सभी बातें विस्तार पूर्वक बता दी थी। यह बातें सुनकर डॉक्टर सिंह का मुंह खुला का खुला रह गया था। उमेश ने कहा, यह बात राम सिंह जी ने मेरे दादा को बताई। मेरे दादा उनके भतीजे लगते थे और मेरे दादा ने मेरे पिताजी को बताई और मेरे पिताजी ने मुझे भी यह बात बताई। लेकिन मैंने अपने दोनों बच्चों को यह बात कभी नहीं बताई। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेरे परदादा जी की आत्मा समीर को परेशान कर रही है, या फिर यह उनका ही कोई पुनर्जन्म है। डॉक्टर सिंह का दिमाग यह समझ नहीं पा रहा था कि उन्होंने जो दृश्य देखे वह सभी सचमुच में हुआ था, तो वह सत्य को झुठला नहीं सकते थे। निश्चित ही समीर के अंदर जो शारीरिक बल अचानक से आ गया था वह कोई भी मामूली बात नहीं थी। अब तक जो हुआ था वह आगाज था या अंत, यह भी डॉक्टर सिंह समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्होंने समीर से बात करना ही उचित समझा। डॉक्टर सिंह और उमेश सिंह कमरे से बाहर आ गए। उसके बाद डॉक्टर सिंह समीर के कमरे की तरफ गए। उन्होंने बाहर से कमरे का दरवाजा खोला और अकेले अंदर चले गए। समीर इस समय में बेड पर उठकर बैठा था। उसके पास से बहुत डरावनी सी आवाज आ रही थी, एक गुर्राहट जैसी। उसकी आंखें भी सुर्ख लाल हो रही थी। डॉक्टर सिंह ने समीर से कहा, समीर, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? समीर ने उत्तर दिया, डॉक्टर, इस समय तू किससे बात कर रहा है? शायद नहीं जानता, वरना अदब से सर झुकाकर कमरे के अंदर आता। डॉक्टर सिंह ने फिर से कहा, तो क्या मेरी बात सुजान सिंह से हो रही है? समीर ने फिर से उत्तर दिया, हाँ, बता, क्या काम है? डॉक्टर सिंह ने कहा, तो आप सुजान सिंह हैं, तब तो निश्चित है मेरी बात एक बहुत बड़ी शख्सियत से हो रही है और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। क्या कल रात को आप अवधेश सिंह के यहां गए थे?
समीर ने डॉक्टर सिंह की तरफ बहुत ही खतरनाक दृष्टि से देखते हुए कहा। हाँ गया था, उसके दोनों हाथ भी काट दिए हैं और उसे मार भी डाला, लेकिन अभी यह शुरुआत है। अभी तो उसका पूरा खानदान जीवित है। जब तक सबको मौत के घाट नहीं उतारता तब तक वापस नहीं जाऊंगा। मुझे मुक्ति ही नहीं मिलेगी। डॉक्टर सिंह ने कहा, आपसे मेरी एक विनती है सुजान सिंह जी, कृपया करके अगर आपसे यह प्रश्न कोई भी करे या पुलिस आपके पास आए और यह प्रश्न पूछे तो इसका सच सच उत्तर देने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, वरना इस बच्चे की जान खतरे में पड़ सकती है। अब यह वह जमाना नहीं रहा जहां आप जैसे जमींदारों की चलती थी। अब यह जमाना समानता का है। समीर ने डॉक्टर सिंह की तरफ व्यंग्य भारी दृष्टि से देखा और कहा, तो तुझे हमारी हमसे भी ज्यादा फिक्र है? सुजान सिंह एक बार बेवकूफ बन चुका है, बार बार नहीं बनेगा। डॉक्टर सिंह ने समीर से पूछा, क्या मैं आपसे यह पूछ सकता हूं, आपने यह बेड़ियां कैसे तोड़ी और कितनी सुरक्षा को पार करते हुए भी आप कैसे यहां से निकले? उत्तर में समीर ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसके पास जो टूटी हुई बेड़ियां पड़ी थी उन्हें अपने हाथ में लेकर उसने उन्हें चकनाचूर कर दिया और डॉक्टर सिंह की तरफ रक्त जमा देने वाली दृष्टि से देखा। समीर की भारी भारी सांस लेने की आवाज से डॉक्टर सिंह भी एक बार डर गए और वहां से उठकर बाहर चले आए। सारा परिवार डॉक्टर सिंह की तरफ आशा भरी दृष्टि से देख रहा था, खासकर उमेश सिंह। सबको यही आशा थी कि डॉक्टर सिंह कोई अच्छी बात बताएंगे। शायद समीर की तबीयत में कुछ सुधार आ गया हो, लेकिन डॉक्टर सिंह के चिंतित चेहरे से उमेश सिंह काफी कुछ समझ गए थे। रमा देवी ने उत्सुकता से डॉक्टर सिंह से पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहब? समीर ने कुछ बताया। उसकी तबीयत अब कैसी है? डॉक्टर सिंह ने कहा, जी अभी हम कुछ नहीं कह सकते। ये जो कुछ भी हुआ है एकदम से वह नहीं हुआ है। आप लोगों को समीर की बातों पर बहुत पहले ही गौर करनी चाहिए थी। आप लोगों ने बहुत देर कर दी। डॉक्टर सिंह की इस बात को सुनकर उमेश सिंह ने नाराजगी से रमा देवी को देखा, पर रमा देवी ने हमेशा की तरह नजरअंदाज कर दिया। डॉक्टर सिंह ने उमेश सिंह को अपने साथ आने के लिए कहा और अपने केबिन में चले गए। डॉक्टर सिंह ने कहा, देखिए मैंने समीर से बात की है, लेकिन उसके बात करने के तरीके से मैं समझ रहा हूं कि वह सुजान सिंह ही है। उसकी शख्सियत पूरी तरह पलट गई है और यह मानसिक रूप से संभव नहीं है। यदि उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी होता तो कुछ समय के लिए वह समीर अवश्य बनता, और समीर के पास जाने से ही किसी और की मौजूदगी का सख्त एहसास हो रहा है। इसका मतलब आपका कहना सही है, आपके परदादा जी की आत्मा समीर को परेशान कर रही है, लेकिन समीर को ही क्यों? जबकि अब तो इस घटना के बाद कई पीढ़ियां जन्म ले चुकी हैं। इन सब की कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं मिस्टर उमेश, जिसका हमें पता लगाना होगा, तभी समीर को बचाना संभव है, वरना जितनी ताकत इस समय समीर में है उसे रोकना भी नामुमकिन है। और मैं नहीं चाहता कि अवधेश सिंह के परिवार में किसी और की हत्या हो और समीर जेल जाए। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि समीर ने अपने मुंह से कबूल किया है कि उसी ने अवधेश सिंह की हत्या की है। डॉक्टर सिंह की बात सुनकर उमेश सिंह ने अपना सिर पकड़ लिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें यह भी डर था कि यह गैर कानूनी है और इसकी सजा समीर को मिल सकती है, जबकि यह जुर्म उसने किया ही नहीं था। उमेश ने कहा, डॉक्टर सिंह, मुझे ऐसा लगता है कि हमें किसी तंत्र मंत्र के सिद्ध बाबा से भी एक बार बात करनी चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि दादाजी की आत्मा की मुक्ति कैसे होगी। क्या बदला चाहते हैं वह इस समय और इस दौर में संभव नहीं है, और आखिर अवधेश सिंह की पीढ़ियों ने क्या कसूर किया है जो उन्हें दंड दिया जाए। डॉक्टर सिंह ने कहा, तंत्र मंत्र की जानकारी के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है मिस्टर उमेश। मैं महादेव का भक्त हूं और देवी महामाया का साधक भी हूं। आपको क्या लगता है कि हम लोग डॉक्टर बनने के बाद भगवान में विश्वास करना छोड़ देते हैं क्या? और मेरी बात का यकीन कीजिए, इस समय हमें केवल और केवल महादेव पर विश्वास ही बचा सकता है। मैं नहीं चाहता हूं कि यह बच्चा उस जुर्म की सजा भुगते जो उसने किया ही नहीं है, और आपके दादाजी की आत्मा को मुक्ति दिलानी ही होगी।
उमेश सिंह ने डॉक्टर सिंह की तरह चौंक कर देखा, जैसे उन्हें विश्वास ही ना हो रहा हो कि एक डॉक्टर भी इस तरह की बातें कर सकता है। उनके चेहरे पर उम्मीद की एक किरण जाग उठी थी। डॉक्टर सिंह ने उमेश सिंह से पूछा, सबसे पहले आप मुझे यह बताइए कि समीर घर में सबसे ज्यादा किसके करीब है और किससे ज्यादा प्यार करता है। उमेश ने कहा, यह सबसे करीब तो मेरे ही है। वह बचपन से ही अपने सभी बातें मुझसे ही शेयर करता रहा है और मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूं। कहते हुए उमेश सिंह की आवाज भर गई। डॉक्टर सिंह ने गहन विचार करते हुए कहा, तो ठीक है, आज रात को आप 11 बजे अस्पताल आ जाइएगा और अपने साथ किसी को भी मत लाइएगा। इससे पहले कि समीर कहीं जाए हमें ही कुछ करना होगा। ये कुछ सामान की लिस्ट है, इसे शाम को तकरीबन 8 बजे तक मुझ तक पहुंचा दीजिएगा। डॉक्टर सिंह ने जो सामान की लिस्ट बताई थी वह सभी सामान उन्होंने डॉक्टर सिंह के अस्पताल पर शाम के 8 तक पहुंचा दिया। वैसे भी उमेश सिंह हैरान थे कि डॉक्टर सिंह इन तांत्रिक सामग्रियों का आखिर क्या करने वाले थे। रात के 10 बजे उमेश सिंह अस्पताल पहुंचे और उन्होंने विनय और रमा देवी से कहा कि वह घर जाएं और समीर के पास वहीं रहेंगे। उनकी बात सुनकर विनय और रमा देवी घर वापस चले आए। 11 बजे के आसपास डॉक्टर अपने केबिन से बाहर आए और उन्होंने समीर के कमरे के बाहर एक भभूत से रेखा खींचनी शुरू कर दी। जैसे ही डॉक्टर सिंह ने वह भभूत कमरे के आसपास छिड़की, अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज बाहर आने लगी। उसके बाद डॉक्टर सिंह ने उमेश सिंह का हाथ पकड़ा और समीर के कमरे का ताला खोलकर अंदर चले गए। उस समय डॉक्टर सिंह के गले में रुद्राक्ष की माला साफ नजर आ रही थी, जो इससे पहले उन्होंने कभी नहीं पहनी थी। वह एक एक करके सभी सामग्रियों को रखते जा रहे थे और धीरे धीरे उन्होंने एक हवन कुंड तैयार कर लिया। समीर गुस्से में पागल हो चुका था। उसने गुस्से में आकर एक ही मुक्के में बेड चकनाचूर कर दिया। यहां तक कि वह उमेश सिंह की पकड़ में भी नहीं आ रहा था। उमेश सिंह नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह वह डॉक्टर सिंह तक पहुंचे और उनके काम में व्यवधान डाले। कुछ ही देर में डॉक्टर सिंह ने हवन की सारी तैयारी कर ली और हवन कुंड में आहुति देने लगे। साथ ही साथ में कुछ मंत्र बुदबुदा रहे थे, जैसे किसी का आह्वान कर रहे हों। उसके बाद उन्होंने देखा कि समीर एकदम शांत हो गया था। उन्होंने सामने रखे आसन पर समीर को बैठने के लिए कहा। समीर चुपचाप उठा और आसन पर बैठ गया, पर उसकी दृष्टि में अभी भी बहुत भय था। उसको देखने मात्र से ही भय लग रहा था। पर डॉक्टर सिंह अगर इस समय जरा भी विचलित हो जाते तो निश्चित ही समीर उनका कत्ल कर देता। लेकिन डॉक्टर सिंह ने बिना डरे समीर से कहा, दादाजी देखिए, हम आपकी मुक्ति के लिए एक हवन कर रहे हैं और आहुति मैं आपके बड़े पोते यानी कि उमेश सिंह से ही डलवा रहा हूं। आपको उसकी यह आहुति स्वीकार करनी होगी। वह बहुत सच्चे दिल के व्यक्ति है और उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना प्रभु अवश्य सुनते हैं और मैं आशा करता हूं कि आपको मुक्ति मिलेगी और आप इस बच्चे का शरीर छोड़ देंगे, क्योंकि आपके शरीर का दाब भी यह बच्चा ज्यादा देर तक नहीं झेल पाएगा। आप उसकी हालत देखो और आप यह भी बताइए कि आपने अपना बदला लेने के लिए इसी का शरीर क्यों चुना। सुजान सिंह ने कहा, समीर का जन्म उसी नक्षत्र और समय में हुआ है जिस नक्षत्र और समय में मेरा जन्म हुआ था। मैंने इसका शरीर पाने के लिए बहुत सालों तक इंतजार किया है, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। जो कष्ट मैंने आत्मा की योनि में आकर झेले हैं वह केवल मैं ही जानता हूं। लेकिन अवधेश सिंह को मारकर काफी हद तक मैं शांत हो चुका हूं और मैं भी नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे पोते पर किसी तरह की कोई भी आंच आए, इसलिए तुम्हारा मुक्ति हवन में स्वीकार करूंगा। फिर डॉक्टर सिंह और उमेश सिंह दोनों मिलकर हवन में आहुति डालने लगे। धीरे धीरे समीर निढाल होने लगा और कुछ ही देर में निढाल होकर अपने आसन से नीचे गिर पड़ा। इसका मतलब था कि सुजान सिंह की आत्मा जा चुकी थी और शायद उन्हें मोक्ष भी मिल चुका था, पर समीर की हालत काफी सीरियस थी। डॉक्टर सिंह ने हवन समाप्त होने के बाद समीर को उठाया और उसे बिस्तर पर लिटाते हुए उसके गले में अपनी रुद्राक्ष की माला उतार कर पहनाई। माला पहनाते ही समीर को झटके से लगे, लेकिन उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। उमेश ने समीर के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा,
अब तुम्हें कैसा लग रहा है बेटा? समीर ने उमेश सिंह से पूछा। ठीक लग रहा है पापा, लेकिन मुझे हुआ क्या था? उमेश सिंह बोले। कुछ नहीं, यह सब तो तुम्हें डॉक्टर साहब बताएंगे, लेकिन अभी तुम आराम करो। कहते हुए उमेश सिंह समीर के सिर पर हाथ फेरने लगे और डॉक्टर सिंह ने सभी सामग्रियां उठाकर सहेज कर रख दी। वह नहीं चाहते थे कि उनका यह रूप कोई भी और देखें। डॉक्टर सिंह ने समीर की आंखों पर हाथ रखा और बोले, समीर अपनी आंखें धीरे धीरे कर कर खोलना, लेकिन आंखें खोलने से पहले इस बात से अवगत करवाना तुम्हें बहुत जरूरी है कि तुम्हारे दादा सुजान सिंह की आत्मा तुम्हारे अंदर आई थी। उन्हें कुछ काम था जो इस लोक में छूट गया था। उसे पूरा कर कर वह आत्मा अपने गंतव्य स्थान को चली गई है। तुम्हारे शरीर ने उनकी मौजूदगी का एहसास किया है, जिसे तुम शायद भूल सको, लेकिन तुम्हारे शरीर सदैव याद रखेगा। इसीलिए सत्य को स्वीकार करते हुए जगना और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर इस जग को अपनाना। उन्होंने धीरे धीरे अपना हाथ हटाते हुए समीर से अपनी आंखें खोलने के लिए कहा और समीर ने अपनी आंखें खोल दी। आज उसे बहुत हल्का हल्का महसूस हो रहा था, काफी तरोताजा भी लग रहा था। इतने दिनों से उसे जो मानसिक थकान हो रही थी वह अब नहीं हो रही थी। डॉक्टर सिंह ने उसे शाम तक अपने ऑब्जर्वेशन में रखने का फैसला किया और शाम के बाद उसे छुट्टी देने का फैसला कर दिया। शाम तक सभी परिवार वालों से समीर हंस हंस कर बातें करता रहा। उसके किसी भी तरह के व्यवहार से डॉक्टर सिंह को नहीं लग रहा था कि इस समय उसके शरीर या दिमाग में किसी भी तरह की कोई परेशानी है। शाम हुई और डॉक्टर सिंह ने समीर को घर जाने की इजाजत दे दी। समीर को कुछ भी याद नहीं था, ना तो खिड़की से कूदना, न ही अवधेश सिंह के सुरक्षा कर्मियों को भेदते हुए उस तक पहुंचकर उसे मारना, और न ही दादाजी की बदले की आग से रूबरू होना। लेकिन यह राज डॉक्टर सिंह और उमेश सिंह के मध्य ही दबकर रह गया था। आज भी समीर ठीक ठाक है, सामान्य लोगों की तरह व्यवहार करता है, काम करता है, लेकिन न जाने क्यों उसके गुस्से से आज भी सभी लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि गुस्से में बिल्कुल पागल हो जाता है और उसे बिल्कुल पता नहीं होता क्या करना उचित है और क्या अनुचित। समीर जैसा हंसता खेलता और खुश मिजाज लड़का जिसे कभी गुस्सा नहीं आता था, अब इसे इतना गुस्सा आने लगा था कि उसे डॉक्टर सिंह की थेरेपी की समय समय पर जरूरत पड़ती रहती थी। ये सब उसे आत्मा का शरीर पर जो असर हुआ था वही था। आत्मा भले ही शरीर को छोड़कर चली गई थी, पर अपने स्वभाव की अमिट छाप समीर के स्वभाव पर छोड़ गई थी। पर उमेश सिंह आज भी इस बात से डरते हैं कि क्या होता समीर के साथ अगर डॉक्टर सिंह जैसा काबिल व्यक्ति उनकी जिंदगी में नहीं आता। साथियों, समीर की आपबीती बहुत ही भयानक थी। अगर समय रहते उसका इलाज नहीं किया जाता तो शायद सुजान सिंह की आत्मा उसके पूरे शरीर पर हावी हो जाती और समीर का शरीर इतना दुबला पतला था कि वो उसको सहन ही नहीं कर पाता। इससे पहले समीर कभी भी भूत प्रेत और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं किया करता था, लेकिन जब उसके शरीर पर इस प्रकार से चीजें हुई तब उन्हें इन चीजों पर यकीन हुआ। साथियों, विज्ञान अभी तक केवल अपने शोध के स्टेज में ही चल रहा है। हाँ, उसने भले ही हमारी इस दुनिया पर बहुत सारी चीजें कर दी है। टेक्नोलॉजी में हम काफी आगे पहुंच गए हैं, हमारे सौर मंडल को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, चांद पर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सब कुछ नहीं जान सकते। अगर इंसान ही सब कुछ जान लेता तो क्या वो भगवान नहीं हो जाता? बस यही फर्क होता है भगवान में और इंसान में, और हम इन चीजों पर सवाल खड़े करते रहते हैं कि ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारे पास इन चीजों का कोई सबूत नहीं है कि ऐसा क्यों नहीं होता। जब कभी कभी ऐसी चीजें अचानक से सामने आती है तो बड़े बड़े बुद्धिजनों के दिमाग झन्ना उठते हैं। अच्छा, आप अपने बारे में बताइए कि आपको इन पुनर्जन्म की घटनाओं पर कितना विश्वास है, और अगर आपने अपने आसपास कहीं पर किसी ऐसे शख्स को देखा है जिसके ऊपर पुनर्जन्म की कुछ यादें हों तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट्स में उस पूरी घटना को अच्छे से विवरण दीजिए, ताकि और भी बाकी लोग उस घटना के बारे में जान सकें। और जो जितनी अच्छी स्टोरी लिखेगा उसका नाम मैं अगली स्टोरी के एंड में लेने की ज़रूर कोशिश करूँगा। चलिए अब उन लोगों के नाम लेते हैं
जिन्होंने पिछली कुछ स्टोरीज पर अपने विचार रखे हैं। पुष्पा राणा नागपुर, अभिषेक गोलू, किशन यादव जौनपुर, राहुल शर्मा, पीयूष सुधार राजस्थान, गोपाल सिंह भरतपुर, राजन कुमार बिहार, पूजा न जाने कहां से, रश्मि कौर नागपुर, जुबैर अंसारी मालेगांव। सभी साथियों का दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे अगली स्टोरी पर।